सुनियना काचरू ने क्या खूब कहा है कि तुम कहते हो कि कविता लिख दो, शब्दों की खींचातानी में नब्जों का धागा करता है, बंजर कागज के सीने में खंजर बन जाना पड़ता है, पागलपन की हद तक जाके फिर वापस आना पड़ता है। जेवर नहीं ताजीब है ये, परतों में छुपाना पड़ता है, और तुम कहते हो कि बस एक कविता लिख दो। इट्स रियली नॉट दिस मच इजी। वाकई कविता शब्द जितना कहने में आसान है, अपने आप में उससे कई ज्यादा गहराइयां समेटे हुए हैं। इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर देव चौधरी। ही इज आल्सो द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी साक्ष्य। सो मिस्टर देव, ऑल द वेरी बेस्ट, गो अहेड विद योर टॉक। थैंक यू मिस्टर सुरेंद्र, एंड आप सभी का धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए अपना कीमती वक्त निकालकर। उदयभानु हंस ने क्या खूब कहा है कि आदमी खोखले हैं पूस के बादल की तरह, शहर लगते हैं मुझे आज भी जंगल की तरह, जन्म लेती नहीं आकाश में कविता मेरी, फूट पड़ती है स्वयं धरती से कोपल की तरह। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम देव चौधरी है। मैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग का छात्र हूँ। कहा जाता रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर मैं कहना चाहूंगा कि साहित्य न केवल समाज का बल्कि आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जैसे तमाम पहलुओं को दर्शाने वाला दर्पण है। मन को हमारे आचार्यों ने 11वीं इंद्री माना है। उसका रंजन करना और उसको सुख पहुंचाना ही अगर कविता का उद्देश्य माना जाए तो कविता केवल मनोरंजन की सामग्री है। परंतु क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि का आदि काव्य, तुलसीदास का रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर केवल मनोरंजन की सामग्री नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि कविता जीवन के तमाम पहलुओं को उन्नत तरीके से दर्शा सकने की क्षमता रखती है। वह अलग बात है कि प्रेम व विलास से संबंधित सामग्री अधिक होने की वजह से हम कविता को प्रेम व वियोग से ही जोड़ पाते हैं। तो चलिए, आज प्रेमचंद दिवस के मौके पर मैं आप सभी को कविता में छिपे कई पहलुओं से रूबरू कराऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा कविता क्या है, कविता में समाज, कविता में कला, विज्ञान, भूगोल, धर्म इत्यादि, कविता समाज को किस तरह प्रभावित करती है, और अंत में मैं चर्चा करूंगा कि मैंने यह विषय क्यों चुना। भारत की प्राचीनतम कविताएं संस्कृत में वेदों के रूप में थी। प्राचीनतम भाषा के रूप में संस्कृत थी, इसलिए उस समय का काव्य भी संस्कृत में ही लिखा गया। उसके बाद पाली भाषा का विकास हुआ, फिर प्राकृत का, और आगे प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। उसके बाद अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है, और हिंदी काव्य मुख्य काव्य के तौर पर उभर कर सामने आता है। आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास लगभग 800 साल पुराना माना जाता है। उसका प्रारंभ 13वीं सदी से समझा जाता है। साहित्य के सभी ग्रंथ शुरुआत में काव्य के रूप में ही लिखे गए। इसके पीछे एक विशेष कारण था कि कविता के रूप में रचित साहित्य को याद करना आसान था। उस समय प्रिंटिंग प्रेस जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उस समय किसी भी दस्तावेज की ज्यादा कॉपी नहीं बन पाती थी। इसलिए महत्वपूर्ण बातों का कविता के रूप में याद रख लेना सर्वोत्तम साधन था। यही कारण था कि साहित्य के साथ साथ राजनीति, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, भूगोल जैसे सभी विषयों को कविता के रूप में ही लिखा गया। शुरुआत में सभी वेद लिखित रूप में नहीं थे। ये गुरुओं द्वारा शिष्यों को कंठस्थ याद कराए जाते थे। काफी समय तक यही प्रथा चलती रही। सबसे पहले लिखे गए ग्रंथ बौद्ध धर्म के थे, जो कि श्रीलंका में लिखे गए। उससे पहले ग्रंथों को मौखिक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा रहा था। इसके बाद ही भारत में ग्रंथों का लिखित रूप से संकलन आरंभ हुआ। अब हम बात करते हैं कि कविता क्या है। कविता साहित्य का एक अंग है।
कविता की कोई निश्चित परिभाषा दे पाना कठिन है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि कविता अनुभूत विचारों का रसात्मक वर्णन है। सभी विद्वानों ने कविता की परिभाषा अपने अपने अनुसार दी। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, अर्थात सुंदर अर्थ प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य हैं। दूसरी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। परंतु इनमें सबसे सही परिभाषा साहित्य दर्पण के रचनाकार आचार्य विश्वनाथ की मानी जाती है। उनके अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कविता में समाज की। समाज कविता ही नहीं, समाज में जितना भी साहित्य रचा जाता है और भी नाटक जैसी अन्य चीजें जो होती हैं, सभी पर समाज के स्वरूप का असर पड़ता है। समाज जिस तरह का होता है, रचनाएं भी उसी तरह प्रभावित होने लगती हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पुराने काव्यात्मक साहित्य के रूप में वेद उपलब्ध हैं। वेदों में उस समय के समाज के बारे में काफी हद तक जानकारियां प्राप्त होती हैं। और देखा जाए तो इतिहास के वैदिक काल के बारे में तो लगभग संपूर्ण जानकारी वेदों से ही प्राप्त होती है। उस समय पर समाज में एक तरफ बलि प्रथा जैसी बुराई थी और दूसरी तरफ गाय को इतना महत्व दिया जाता था कि किसी राजा या कबीले के प्रमुख की शक्ति का आकलन गायों की संख्या से किया जाता था। यह सभी जानकारियां हमें उस काल में रची गई रचनाओं यानी वेदों से ही प्राप्त होती हैं। आगे जब हम काव्यात्मक ग्रंथों की बात करते हैं तो चाणक्य का अर्थशास्त्र उस समय के समाज को समझने में एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ के तौर पर सामने आता है। चाणक्य ने ग्रंथ का नाम तो अर्थशास्त्र रखा, पर उसमें राज्य और समाज के संपूर्ण ढांचे के बारे में लिखा। चाणक्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्यकालीन प्रशासन कितना अधिक विस्तृत था। उसमें सबसे ऊंचे पद को अमात्य कहा जाता था। चाणक्य समाज के बारे में बताते हैं कि उस समय गणिकाओं को भी मान्यता दी गई थी और गणिकाध्यक्ष नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई, जो कि गणिकाओं से कर वसूली का कार्य करता था। इससे हमें पता चलता है कि उस समय के समाज में वेश्यावृत्ति को भी एक पेशे के तौर पर देखा जाता था। दूसरी तरफ हम समाज के बारे में जब पढ़ते हैं तो मेगास्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, परंतु कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार चाणक्य राज्य की गुप्तचर व्यवस्था का भी जिक्र करते हैं। इस सब का मतलब है कि कौटिल्य एक रचनाकार होने के साथ साथ समाज के हर पहलू से भी जागरूक थे और उन्होंने इन सब पहलुओं को अपनी रचना में लिखा। आगे हम कालिदास के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ मेघदूतम में भी उस समय के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कालिदास लिखते हैं कि जब यक्ष मेघों पर कविता लिखकर भेजता है तो उस समय नीचे मंदिरों में देवदासियां नृत्य कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि संभवतः उस समय देवदासी प्रथा रही होगी। आगे जिस समय रासो साहित्य का काल शुरू होता है उस समय भारत में अनेक छोटे छोटे स्वायत्त राज्य पनप चुके थे। इसलिए उस समय के काव्य में हम देखते हैं कि समाज में कोई एक राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी। इसी वजह से जो कवि जिस राजा के दरबार में रहता था उसी की प्रशंसा लिखता और दूसरे की बुराइयां।
जैसे कि जयचंद के दरबार के कवियों ने जयचंद की भी प्रशंसा लिखी। इसी प्रकार जब हम आगे काव्य में देखते हैं तो कबीर एक नई परंपरा को जन्म देने की कोशिश करते हैं। कबीर के दोहों में पता चलता है कि उस समय धार्मिक मतभेद अधिक था। उस समय के मुस्लिम शासकों द्वारा धर्मांतरण पर अधिक जोर दिया जा रहा था और यही कारण था कि कबीर ने दोनों धर्मों को उनकी कमी दिखाकर समझाने की कोशिश की। कबीर लिखते हैं कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। दूसरी तरफ कबीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाखी भली पीस खाए संसार। यहाँ कबीर किसी एक धर्म के बारे में नहीं लिख रहे हैं। कबीर उस समय की जरूरत को देखते हुए समझा रहे हैं कि कमियां दोनों में हैं। आज भी हम देखते हैं कि लाउड स्पीकर एक मुद्दा बने हुए हैं। मुझे लगता है कि कबीर अगर आज होते तो उन्हें बड़ा दुख होता ये सारी धर्मांधता देखकर। आगे 16वीं सदी के समाज का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख, बनिक को बनिज ने चाकर को चाकरी। अर्थात किसान के लिए खेती नहीं है, व्यापारी के लिए व्यापार नहीं है, यहाँ तक कि भिखारी के लिए भीख भी नहीं है। यहाँ तुलसीदास जी ने उस समय की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाया है। तुलसीदास जी आगे अपनी एक चौपाई में लिखते हैं कि पेट को ही पचत, बेचत बेटा बेट की। यहाँ तुलसीदास जी 16वीं सदी के समाज के बारे में लिखते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि लोग पेट के लिए बेटा बेटी को भी बेच रहे हैं। यहाँ कविता अर्थव्यवस्था का सच लिख रही है। आज के समय के कवियों ने आज के समाज में जो भी बदलाव देखे उनको अपनी कविता में उतारा। मुख्यतः कवि समाज की कमियों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें सुधारने की बात करना चाहते हैं। आज का मनुष्य उतना संवेदनशील नहीं लगता। जब अमेरिका द्वारा 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए तो वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उस त्रासदी के पश्चात कवि अज्ञेय जी जापान यात्रा पर गए और वहां उन्होंने एक पत्थर पर मनुष्य की आकृति की छाया को छपा हुआ देखा, जो संभवतः हमले के समय वहां खड़ा रहा होगा। और जैसे ही परमाणु बम की रेडिएशन उस पर पड़ी वह वहीं जल गया और पीछे पत्थर पर उसकी आकृति रह गई। अपनी एक कविता में अज्ञेय जी लिखते हैं कि मनुष्य का बनाया हुआ सूरज मनुष्य को ही सोख गया। यहाँ वह समाज की भावनात्मक कड़ी के कमजोर होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अज्ञेय जी यहाँ विज्ञान के द्वारा की गई तरक्की को भी दिखाते हैं। वह परमाणु बम की तुलना सूर्य से करते हैं। आगे हम बात करते हैं कविता में पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसे साधारण शब्दों में कहें तो परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर का और आवरण शब्द का अर्थ होता है ढकना। अर्थात प्रकृति में हमारे चारों तरफ जो कुछ भी फैला हुआ है, जैसे जल, वायु, मिट्टी, पेड़, पौधे, पहाड़ आदि सभी तत्व पर्यावरण के अंग हैं। टिहरी गढ़वाल के रहने वाले कवि स्वर्गीय मंगलेश डबराल जी ने बर्फ से ढके रहने वाले पहाड़ों के सौंदर्य का नाश विकास के नाम पर होते हुए देखा। जो अपनी एक कविता यहाँ भी वह नदी
में पर्वतों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। मंगलेश जी लिखते हैं कि हमें याद है यहाँ थी वह नदी इसी रेत में जहाँ हमारे चेहरे खिलते थे। यहाँ थी वह नाव इंतजार करती हुई, अब वहाँ कुछ भी नहीं। एक नदी का रेत हो जाना पर्यावरणीय त्रासदी का संकेत देता है और कवि की पर्यावरण के प्रति चिंता यहाँ उभर कर सामने आती है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी काव्य में आरंभ से ही प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन किया है। इसमें प्रसाद जी जल प्रलय के बारे में लिखते हैं, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। कवि का संकेत है कि प्रकृति से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रसाद जी लिखते हैं कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की ऊपर छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। मनुष्य की भोगवादी प्रवृत्ति को कविता में प्राकृतिक आपदाओं का कारण बताया जाना कवि का यथार्थ चिंतन है। इसी प्रकार आगे एक दोहे के द्वारा रहीम जी ने पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ कवि का लोगों को पानी का महत्व समझाने का प्रयास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कवियों का प्रकृति प्रेम उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के नाश के बारे में सोचने के लिए उकसाता रहता है। यही कारण है कि कवियों ने प्राकृतिक संसाधनों के नाश का कारण मनुष्य की भोगवादी प्रवृत्ति को मानते हुए उसकी कड़ी निंदा की है और संसाधनों को संरक्षित करने के लिए अपनी कविताओं में लिखते रहे हैं। कवियों का प्रकृति प्रेम अनूठा और अनन्य है। सुमित्रानंदन पंत जी तो प्रकृति की सुंदरता में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि वो अपनी प्रेमिका का प्रेम भी उन्हें तुच्छ लगने लगता था। पंत जी लिखते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। आगे हम बात करते हैं कि कविता में विज्ञान। कविता में विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम वेदों से शुरुआत करते हैं। वेदों के बीच में अथर्ववेद को विज्ञान का केंद्र माना जाता है। इसमें विज्ञान के कई सारे अंग प्राप्त होते हैं, जैसे शिल्प कला, धातु कला और अनेक औषधियों के निर्माण के बारे में अथर्ववेद में काव्यात्मक रूप से ही लिखा गया है। अथर्ववेद को पूरी तरह से काव्यात्मक रूप में लिखा जाना उस समय की जरूरत थी। अगर हम धार्मिक दृष्टि से हटकर देखें तो तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बारे में एक चौपाई में लिखा गया है कि जुग सहस्त्र योजनपुर भानु। सनातन गणना प्रणाली की कैलकुलेशन में यह दूरी आज के समय में मीजर की गई पृथ्वी और सूर्य की दूरी के समान बताई जाती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा विज्ञान के उन तत्वों को भी लिखा गया है जो आधुनिक विज्ञान में भी सत्यापित हैं। जैसे किष्किंधा कांड में उन्होंने लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बने शरीरा। आधुनिक विज्ञान में भी यह तथ्य स्वीकृत है कि मनुष्य की संरचना में इन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान की तरक्की काफी आगे बढ़ी और जब तकनीकी विकास हुआ, मशीनें आई और कारखानों में मजदूरों को मशीनों के द्वारा तेजी से कार्य किए जाने की वजह से
स्वयं के लिए समय मिलना ही बंद हो गया और उनके पास अपने करीबी रिश्तों के लिए भी वक्त नहीं बचता था। इसी से संबंधित कवि त्रिलोचन जी ने एक कविता लिखी जिसमें वो एक व्यक्ति के बारे में लिखते हैं जो शहर में काम करता है। उसकी पत्नी उसे परदेसी नाम से एक पत्र लिखती है। इसमें वह पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो कवि लिखता है कि सचमुच इधर तुम्हारी याद तो नहीं आई, झूठ क्या कहूं पूरे दिन मशीन पर खटना, वासे पर आकर पड़ जाना और कमाई का हिसाब जोड़ना। आगे कवि त्रिलोचन जी इस कविता में यह भी लिखते हैं कि काम के समय खाना बनाना भी उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ देखा जाए तो विज्ञान की तरक्की तो दिखाई दे रही है, पर उससे मनुष्य की जो स्थिति हुई है वह भी यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज के कॉरपोरेट जगत की ओर देखा जाए तो वहां काम करने वाले लोगों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। मशीनों के आ जाने से मनुष्य दूसरे मनुष्य से भी मशीन की तरह ही काम लेना चाहता है और यही कारण है कि आज का मनुष्य स्वयं से ही दूर होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कविता में भौगोलिक वर्णन की। जब हम भौगोलिक वर्णन की बात करते हैं तो हम सर्वप्रथम कालिदास के मेघदूतम में देखते हैं कि जब यक्ष बादलों पर कविता लिखकर अपनी पत्नी के पास भेजता है तो जहां जहां से वे बादल गुजरते हैं कालिदास उस जगह के भौगोलिक वर्णन को बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी कविता में उतारते हैं। वे सारे जंगलों, पहाड़ों, नदियों, नगरों को बड़ी अच्छी तरह से कविता में लिखते हैं। गंगा के मैदान, वहां के नगर और कालिदास उज्जैन के महाकाल मंदिर का भी वर्णन करते हैं। इससे कालिदास के भौगोलिक ज्ञान का पता चलता है। आगे चलकर रहस्यवाद और उससे पहले के भी कुछ कवियों ने भौगोलिक क्रियाओं का रहस्यवादी वर्णन किया। उन्होंने भौगोलिक क्रियाओं को रहस्यमय तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे खुसरो की एक पहेली जो हम सभी ने बचपन में काफी सुनी होगी कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा पड़ा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। यहाँ खुसरो ने आसमान में तारों के टिके रहने को रहस्यमय बताया है। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य आंसू में कुछ पंक्तियां लिखी कि अवकाश असीम सुखों से आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता, नीचे विपुला धरणी है दुख भार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती। यहाँ प्रसाद जी ने ऊपर आकाश को अनेक सुख तरंगों से भरा हुआ बताया है और नीचे पृथ्वी को दुखों के आंसू से सागर भरते हुए दिखाते हैं। आगे हम बात करते हैं कविता समाज को किस तरह प्रभावित करती है। कविता समाज को किस तरह प्रभावित करती है यह मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि इतना रुपया प्रति वर्ष कोई देश आपके देश से ले जा रहा है और इसी वजह से आपके देश में अकाल और महामारी जैसी स्थिति होती है, तो संभव है उस पर इन बातों का कम प्रभाव पड़े। दूसरी तरफ अगर उसी व्यक्ति को गरीबी और अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाए, पेट की भूख की अग्नि से जले हुए प्राणियों के अस्थि पंजर सामने पेश किए जाएं,
भूख से तड़पते हुए बच्चे की माँ के आंसू दिखाए जाएं तो संभवतः वह उपाय ना भी करे पर अपने मन में संकल्प तो कर ही लेगा कि इन सब के विरुद्ध मुझे लड़ना है। इस उदाहरण में दो बातें की गई। जो पहली बात की गई, उस प्रकार का दृश्य दिखाना एक राजनेता का काम है और दूसरे प्रकार का दृश्य दिखाना एक कवि का काम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कविता समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। कविता के द्वारा हम संसार के दुख, सुख, आनंद आदि का यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। कविता इतनी प्रयोजनीय है कि संसार की समस्त जातियों में पाई जाती है, चाहे वो सभ्य हो या असभ्य, चाहे इतिहास हो या ना हो, विज्ञान हो या ना हो, तकनीकी हो या ना हो, पर कविता अवश्य होती है। क्योंकि कविता खोजी नहीं जाती, यह मनुष्य के अंदर से स्वयं निकलती है। प्रायः लोग कहते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन होता है, पर मेरी समझ में कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, क्योंकि मनोरंजन होता है तो मनुष्य एकाग्र रहता है और उसका ध्यान कविता से हटता नहीं है और कवि उसके मन पर जो प्रभाव छोड़ना चाहता है वो वह कर पाता है। बात आती है कि मैंने यह विषय क्यों चुना। ऐसा विषय जिसको आमतौर पर प्रेम व वियोग इत्यादि से संबंधित समझ लिया जाता है, परंतु मैं इस विषय के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कविता केवल प्रेम और विलास ही नहीं बल्कि समाज के हर पहलू को दर्शाती है। कविता विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों को भी दर्शाने की क्षमता रखती है। यहाँ बात केवल हिंदी या संस्कृत कविता की ही नहीं हो रही है। अन्य भाषाओं में भी जो काव्य लिखा गया है, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, उड़िया का हो, कन्नड़ का हो या तेलुगु का हो या किसी अन्य भाषा का हो, सभी में विज्ञान से लेकर समाज, कला और यहाँ तक कि विस्थापन जैसी समस्या को भी दर्शाया गया है। पर कविता को प्रेम से अधिक जोड़ने के पीछे एक कारण है। कवियों के अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से सोचने की वजह से समाज में जो चल रहा है उसको ज्यादा लिखते हैं। आज के समय में कविता का रूप थोड़ा बदलकर छोटी छोटी शायरियों और कम पंक्तियों वाली कविता की तरफ मोड़ दिया गया है। इसी वजह से लगता है कि कविता में प्रेम के अलावा कुछ लिखा ही नहीं गया है, परंतु ऐसा नहीं है। कविता अपने आप में एक बहुत विस्तृत विषय है। कविता मनुष्य की हर कल्पना को अपने अंदर समा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ही कविता है। आगे मैं अपनी कविता की 4 पंक्तियां सुनाकर अपने शब्दों को विश्राम देना चाहूंगा कि दिल के हर भाव का इजहार है कविता, एक कवि की हकीकत का संसार है कविता, कभी सृजन, कभी भंजन, कभी तांडव तो कभी नित्य अनुपम है कविता। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Dev. It was really wonderful the way you explained Kavita with different perspectives like geography and many other. So now we have some questions from our audience. So let's take them one by one. The first question is from Mr. Shivanshu और वो पूछना चाहते हैं कि कविता ने भारतीय राजनीति में काफी बदलाव लाने की कोशिश की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि कवि कोई भी हो जो समय में, उस समय समकालीन समय में जो चलता रहता है उसके विषय पर वो जरूर लिखना चाहता है। जब राजनीति या फिर सत्ताएं अपने कार्य से थोड़ा बहुत विमुख होती हैं तो कवि उसके बारे में जरूर लिखते हैं। जैसे महाकवि दुष्यंत जी ने लिखा था कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए,
यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से कहीं और चले उम्र भर के लिए। Well done. And that was really great. Now the next is from Mr. Mohit and he wants to ask, आप क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड फोरम में कविता की क्या रिलेवेंस है या फिर वर्ल्ड फोरम में कविता किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है एट वर्ल्ड लेवल? देखिए, कविता एक पुल का काम करती है। कविता बदलाव लाने का नाम नहीं है, कविता बदलाव का हिस्सा होने का नाम है। कविता किसी को सीख देना नहीं है, कविता किसी सीख के द्वारा जो बदलाव हो रहा है उसका हिस्सा होना है। और यह किसी एक भाषा या किसी विशेष स्थान के काव्य की बात नहीं है, यह संपूर्ण विश्व के काव्य या साहित्य की बात है। सभी साहित्य यही एक मोटिव रखते हैं मनुष्य के सामने कि आप बदलाव का हिस्सा भी बनिए। Yes, absolutely right. Now the next question is from Mr. Puneet and he is asking, आपने कविता में महिलाओं का वर्णन कैसे किया या फिर आप क्या समझते हैं कि कविता में महिलाओं का वर्णन कैसे किया जा सकता है? देखिए, कविता में महिलाओं को दिखाना एक बहुत छोटा विषय समझा जा सकता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कविता में महिलाओं को कैसे दिखाया गया इस पर ना ध्यान कीजिए, बल्कि महिलाओं ने भी कविता को अलग ही तरीके से दिखाया है। इसमें हमारे पास कई महाकवित्री हुई हैं, जैसे मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू जैसी बहुत महान कवित्री हुई हैं जिन्होंने कविता में बहुत अच्छी अच्छी कृतियां लिखी हैं। तो उसे इतना छोटा विषय ना बनाया जाए।